स्टार्ट करेंगे एक ऐसी न्यूज़ से जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाली है, रेलेवेंट रहने वाली है, और सिर्फ ही गवर्नेंस या पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, ये जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3 किसी भी पेपर के अंदर आपसे पूछी जा सकती है। प्रीलिम्स के अंदर भी इसके बारे में आपको जानकारी हासिल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे और आने वाले कुछ हफ्तों में मे बी मोर एंड मोर जैसे जैसे इसके बारे में खबरें आती हैं उसको दोबारा रीट्रेड भी करेंगे, ताकि आपके माइंड में ये बात समझ आ जाए कि इस टॉपिक के क्या क्या इश्यूज़, क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या एनालिसिस आपको समझ आने चाहिए। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बन चुका है, यानी कि इस बिल के ऊपर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स आ चुके हैं। तो जब प्रेसिडेंट किसी बिल के ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं तो इसका मतलब ये सीधा सीधा निकलते आता है कि अब वो एक्ट अप्लाई हो सकता है। और 5 ही दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने इसे अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड भी कर दिया है। दैट मीन्स दिस बिल इज पार्ट ऑफ अ गैजेट नोटिफिकेशन एंड इट हैज़ बिकम अ लॉ। कानून बन गया है ये। तो इसी पार्लियामेंट के सत्र में, सेशन के अंदर, जो अभी रिसेंटली मॉनसून सेशन खत्म हुआ है, उसी के अंदर इसे पास किया गया था लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। लेकिन इसकी कहानी बहुत पुरानी है। 2017 से इसके बारे में चर्चा, विचार विमर्श चल रहा है। 2017 में डेटा प्रोटेक्शन को लेके एक नई मुहिम या एक नया जो है इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ। उसका रीज़न था पुट्टास्वामी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। सो द सुप्रीम कोर्ट हैड स्टेटेड कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। जिसके चलते अगर एक फंडामेंटल राइट है और डिजिटल रेल्म के अंदर आपकी प्राइवेसी को चैलेंजेस मिल रहे हैं, तो इसके लिए आपको कोई कानून बनाना पड़ेगा ताकि आपकी प्राइवेसी को बचा के रखा जा सके। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था BN श्री कृष्णा कमेटी। BN श्री कृष्णा कमेटी वॉज हेडेड बाय रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस BN श्री कृष्णा। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट के अंदर एक ड्राफ्ट बिल प्रस्तुत किया। ड्राफ्ट बिल मतलब कि एक ऐसा बिल जो अभी तक बस एक पहला ड्राफ्ट, एक पहला जो उसका वर्जन है वो निकला है, लेकिन वो पास नहीं हुआ है। तो ड्राफ्ट बिल इंट्रोड्यूस किया डेटा प्रोटेक्शन लॉ के लिए। इस ड्राफ्ट बिल के ऊपर डिस्कशंस हुए, विचार विमर्श हुए, और उसके बाद एक बिल जो पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया 2019-20 में, दैट वाज कॉल्ड पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। लेकिन इस पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को पास होने में भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ा। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस बिल के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट्स लेके आने के लिए कहा, और इन अमेंडमेंट्स के चलते गवर्नमेंट ने साल 2022 में इस बिल को विड्रॉ कर लिया और ये कहा कि हम नया बिल लेके आते हैं। टू मेनी थिंग्स हैव बीन ट्राइड टू गेट अमेंडेड बाय द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, सो लेट अस ब्रिंग अपॉन अ न्यू बिल। अब नया बिल 2023 में प्रस्तुत हुआ, लेकिन इस बार इस बिल को पूरी तरीके से लोकसभा, राज्यसभा सभी जगह से पास करवा दिया गया। अब देखना यह है कि इस बिल के अंदर ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जो अब एक्ट बन चुके हैं जिसको लेके चर्चा, विचार विमर्श, एनालिसिस किया जा सकता है। बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिल फॉर द कंट्री, कंसिडरिंग द फैक्ट कि डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल रेल्म के अंदर हम इतना ज़्यादा ग्रो करते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं था जिसमें आपके पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे ब्रीच होने से बचाने के लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस हों। तो केस पुट्टास्वामी जजमेंट की जहां मैंने बात की थी, वहीं से इस केस की कहानी शुरू होती है और मैंने आपको कुछ की आइडिया इसका दे दिया है। अब देखते हैं इस बिल के अंदर या इस एक्ट के अंदर क्या बातें हुई हैं। सबसे पहले पर्सनल डेटा को डिफाइन किया गया है। पर्सनल डेटा यानी कोई भी ऐसा जानकारी या डेटा जिससे एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो अगर मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि डेटा के अंदर सिर्फ एज लिखे हैं, लेकिन ना इंडिविजुअल का नाम लिखा है, ना उसका जेंडर लिखा है, और ना ही उसके फिंगरप्रिंट, आइरिस, बायोमेट्रिक स्कैनिंग लिखी है, सिर्फ एज लिखा है कि इंडिविजुअल है उसका एज है, इंडिविजुअल है उसका एज है। ये आपका पर्सनल डेटा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस डेटा से आपको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। पर अगर इसी के साथ मैं आपका फिंगरप्रिंट स्कैन भी लगा देता हूं फिर, और अगर मैं एज को हटा दूं और सिर्फ फिंगरप्रिंट स्कैन लगा दूं, तब भी आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, क्योंकि ये एक यूनिक बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है। इसीलिए पर्सनल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी प्राइवेसी का हिस्सा होता है, और उसे प्रोटेक्ट करने का ये कानून काम करने की कोशिश करेगा। पर्सनल डेटा ब्रीच का मतलब कि कभी भी आपका पर्सनल डेटा किसी के अनऑथराइज्ड एक्सेस में चला गया या किसी ने एक्सीडेंटली उसे डिस्क्लोज कर दिया,
एक्सीडेंटली उसे अक्वायर कर दिया, किसी और के साथ, और व्यक्ति के साथ, और कंपनी के साथ शेयर कर दिया, उसको ऑल्टर किया, उसको डिस्ट्रॉय किया, ये सारी गतिविधियां अगर आपके पर्सनल डेटा के साथ होंगी तो आपका पर्सनल डेटा ब्रीच माना जाएगा। सो अल्टीमेटली इफ फॉर एग्जाम्पल you are called a data principal in this, and the company, the enterprise, the organization जिसको आप अपना डेटा देते हो उसे डेटा फिडुशरी बुलाया जाता है। तो एज अ डेटा प्रिंसिपल जब आप डेटा फिडुशरी को अपनी इंफॉर्मेशन देते हो, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हो, तो फिडुशरी का पर्पस ये है, फिडुशरी का कर्तव्य ये है, ड्यूटी ये है कि वो इस डेटा को संभाल के रखे, सजो के रखे, सेफ रखे। आपकी कंसेंट के बिना ना वो इस डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग कर सकता है, ना वो इस जानकारी को किसी और को फॉरवर्ड कर सकता है, और अगर आपकी डेटा लीक हो जाती है, ब्रीच हो जाती है, तो इस फिडुशरी को आपको इन्फॉर्म करना होगा। ये सारे प्रावधान, ये सारे प्रोविजंस इस बिल के अंदर है। एक एक करके देखते हैं। डेटा फिडुशरी इज द पर्सन जिसके पास आपने डेटा अपना सबमिट किया है, ट्रस्ट करते हुए कि वो इसको संभाल लेगा। ये एक मोबाइल फ़ोन कंपनी हो सकती है, एक ट्रैवल एजेंसी हो सकती है, ये सरकारी एजेंसियां भी हो सकती है। सो डेटा फिडुशरी अलग अलग लेवल पे काम कर सकती है। डेटा प्रिंसिपल कौन है? आप, यानी कि वो व्यक्ति जिसने अपना पर्सनल डेटा शेयर किया है। और तीसरा डेटा प्रोसेसर। डेटा प्रोसेसर वो खुद भी हो सकता है। मान लीजिए एक कंपनी है जो बहुत लोगों का डेटा कलेक्ट करती है और खुद ही उसे प्रोसेस करती है। प्रोसेस करने का मतलब है कि लॉट ऑफ स्टेजेस गो इनटू प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा। पहले अरेंज करना, उसको क्लासिफाई करना, उस डेटा को यूज़ करते हुए एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाना, ये सारी चीज़ें प्रोसेसिंग के अंदर आती है। तो आपके डेटा को प्रोसेस करने वाला या तो डेटा फिडुशरी खुद हो सकता है, या वो किसी रिस्पॉन्सिबल थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस या कंसल्टेंसी को भी आपका डेटा दे सकता है कि बताओ मुझे स्ट्रेटेजी बताओ, मेरे पास ये 10,000 लोगों का डेटा है, इन 10,000 लोगों को कैसे मैं अपना पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचूं, या इनकी रिसर्च से मुझे क्या क्या चीज़ें पता लगती है अपनी कंपनी के बारे में, अपनी यूजरशिप को, यूजर बेस को कैसे बढ़ाऊं। ऐसे बहुत सारे काम मैं थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स को दे सकता हूं और वहां पे वो डेटा प्रोसेसर हो जाएगा। तो आपने समझना है कि डेटा प्रोसेसर अलग अलग हो सकते हैं। ये एक्ट किसके ऊपर अप्लाई होगा? ये एक्ट डिजिटल पर्सनल डेटा के ऊपर अप्लाई होगा जो इंडिया के अंदर प्रोसेस या कलेक्ट होता है, या भारत के बाहर प्रोसेस कलेक्ट होता है लेकिन बिलोंग्स टू द पीपल हु आर रिजाइडिंग इन इंडिया। तो मान लीजिए कि आप कोई ऐसी इंटरनेट वेबसाइट है जिसका हेड ऑफिस इंडिया में नहीं है, मेन ऑफिस भी इंडिया में नहीं है, लेकिन आप भारत के लोगों का डेटा इसलिए प्रोवाइड कर रहे हो, इसलिए कलेक्ट कर रहे हो ताकि आप उनको कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर सको। So even if such a company is there which is providing services to the people of India, taking the data from the people of India, processing it outside, even they will be covered under this data protection law. अब बात आती है कंसेंट की, यानी कि कहां पे परमिशन की आवश्यकता है, कहां पे नहीं है। पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने से पहले आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी पड़ेगी डेटा प्रिंसिपल की, यानी कि हमारी। तो सबसे पहले तो आप जब भी किसी इंडिविजुअल का पर्सनल डेटा कलेक्ट करेंगे, उसे प्रोसेस करेंगे और उसे इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन डिटेल कि आप उस डेटा का किस तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज अ मोबाइल फ़ोन कंपनी, अगर आप किसी का पर्सनल डेटा लेते हैं और वहाँ पे आप ये लिखते हैं कि उस डेटा का इस्तेमाल मैं सिर्फ उसकी वेरिफिकेशन करने के लिए लूँगा, जब सिम कार्ड वेरीफाई करने आएगा तब लूँगा, और उसका कंसेंट लेने के बाद आप उसका डेटा किसी थर्ड पार्टी को बेच देते हैं और वो थर्ड पार्टी उसे लोन ऑफर करने के लिए फ़ोन करता है, ऐसी परिस्थितियों में जो डेटा फिडुशरी है, यानी कि जो मोबाइल फ़ोन कंपनी है, उसने डेटा ब्रीच को ऑथराइज किया है। एक तरीके से उसने इस कानून को तोड़ा है, क्योंकि उसने आपसे ये कंसेंट नहीं ली थी कि मैं आपका डेटा थर्ड पार्टी को दे दूंगा और वो आपको कॉल करके लोन ऑफर करेंगे। तो इसका मतलब कि जितने भी स्टेजेस होंगे डेटा के अंदर प्रोसेसिंग के, यूजेज के, वो आपने इन्फॉर्म करने के बाद, कंसेंट लेने के बाद ही एग्जीक्यूट करने हैं। दूसरा, लेजिटिमेट यूजेस में के लिए कुछ एक्सेप्शन कार्व आउट किए गए हैं, यानी कुछ परिस्थितियों में कंसेंट लेना आवश्यक नहीं है, ज़रूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे अगर कोई व्यक्ति वॉलंटरीली किसी प्रोसेस के लिए डेटा शेयर करता है, ठीक है, तो खुद आगे से जाके वॉलंटरीली डेटा दे रहा है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं उसके आगे पोज की गई,
या गवर्नमेंट सर्विसेज को अक्वायर कर गवर्नमेंट सर्विसेज को अवेल करने के लिए फ्री राशन चाहिए, 5 किलो आटा चावल दाल चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बैंक अकाउंट में डायरेक्टली चाहिए, सरकार की तरफ से कोई सर्विसेज हो तो वहाँ पे कंसेंट नहीं मांगी जाती, विच इज अनदर टॉकिंग पॉइंट ऑफ दिस बिल, क्योंकि सरकार ने अपने आप को इस बिल के काफ़ी प्रोविजन से एक्सक्लूड किया हुआ है। मेडिकल इमरजेंसीज के दौरान कलेक्ट किया गया डेटा कई बार कंसेंट के बिना भी कलेक्ट किया जा सकता है, जिससे जान बचाने में मदद हो। एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस के लिए जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसमें भी आपकी कंसेंट के बिना ऐसा किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप 18 वर्ष से कम व्यक्ति हैं, इफ यू आर बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, सो योर पेरेंट और योर लीगल गार्डियन विल प्रोवाइड द कंसेंट। इसके बाद जो इंडिविजुअल अपना डेटा दे रहा है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, डेटा प्रिंसिपल, जो ये डेटा प्रिंसिपल है उसकी कुछ राइट्स है, अधिकार है, और कुछ ड्यूटीज हैं, कर्तव्य है। राइट्स क्या है? राइट्स ये है कि आपका डेटा जब भी प्रोसेस होगा तो आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो इफ यू गो टू अ कंपनी, यू आस्क देम कि पिछले 6 महीने में मेरे डेटा के साथ क्या क्या तुमने किया है, मुझे इसकी रिपोर्ट चाहिए, ये आपका अधिकार है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके डेटा इनकरेक्ट है या आपका पर्सनल डेटा आप इरेज करवाना चाहते हैं उस कंपनी से, तो आप कंसेंट विड्रॉ भी कर सकते हैं। सो कंसेंट विड्रॉल पर्पस इज ऑल्सो देयर, बट इसके प्रोविजंस या इसके प्रावधान क्लियर नहीं है कि कितने समय बाद, कितनी देर बाद डेटा जो है वो इरेज हो जाना चाहिए। और इसी वजह से दूसरा क्रिटिसिज्म भी इस बिल का या एक्ट का ये आता है कि इसमें राइट टू बी फॉरगॉटन को क्लियरली मेंशन नहीं किया गया। राइट टू बी फॉरगॉटन का अर्थ होता है, मतलब होता है कि यदि मैं चाहूं, मेरी कंसेंट हो, तो मैं किसी पर्टिकुलर डेटा को, पर्टिकुलर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को किसी डेटा फिड्यूशरी से इरेज करने के लिए कह सकता हूं। अब यहां पे मैं कह तो सकता हूं, लेकिन कितने समय बाद, कब, ये डिसाइड करना थोड़ा सा रूल्स के अंदर पता लगेगा, व्हेन द रूल्स विल बी ड्राफ्टेड अंडर दिस एक्ट। तीसरी बात कि किसी और व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता हूं मैं कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हो गया, मेरे साथ कोई हादसा हो गया, तो वो मेरी तरफ से कंसेंट देगा। इसके अलावा ग्रीवेंस रिड्रेसल भी मेरा अधिकार है। सो इफ आई हैव अ ग्रीवेंस दैट यू हैव मिसयूज्ड द डेटा, दैट इज माय राइट। और ग्रीवेंस रिड्रेसल कैसे होगा, इसमें मैं आगे आऊंगा, क्योंकि हम डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के बारे में यहां बात करेंगे। डेटा प्रिंसिपल की एक ड्यूटी भी है, क्या, कि वो फॉल्स कंप्लेंट ना करे, फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स डेटा ना दे। एंड दैट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। अगर आप अपना झूठा डेटा देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी गलत माना जाएगा, ऑफेंस माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपने रिसेंटली देखा होगा कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर, आयुष्मान भारत योजना के अंदर काफ़ी सारी इरेगुलरिटीज़ को पॉइंट आउट किया है। आई मे बी डिस्कसिंग दैट इन द कमिंग वीक्स, क्योंकि उसकी रिपोर्ट आते जा रही है, तो एक बार कंसोलिडेट हो जाए न्यूज़ तो हम उसको पढ़ेंगे। इरेगुलरिटीज़ के अंदर एक डेटा ये हैरान कर देने वाला ये है कि कम से कम 7.5 लाख बेनिफिशरीज, 7.5 लाख बेनिफिशरीज हैव द सेम मोबाइल नंबर इन दैट डेटा। 10 times 9, 99999999999, इस नंबर पे 7.5 लाख बेनिफिशरीज जो है वो एनरोल्ड है। इसका मतलब उन्होंने गलत डेटा दिया है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि दिस कुड बी अ प्रॉब्लम लेटर ऑन। डेटा फिड्यूशरीज की ऑब्लिगेशंस क्या है, यानी कि जो आपसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको प्रोसेस करवाने वाले हैं, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे डेटा एक्यूरेटली स्टोर करना है, डेटा को सिक्योर रखना है। कभी भी ब्रीच हो जाए डेटा तो उसे 2 लोगों को बताना है, एक तो आपको कि आपका डेटा जो है, सॉरी यार कॉम्प्रोमाइज हो गया, और दूसरा उसे डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को बताना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए ये चीजें कई बार ऑब्लिगेशन से एक्सक्लूड की गई हैं। अनदर टॉकिंग पॉइंट, गवर्नमेंट की एंटिटीज के लिए कुछ चीजें यहां से एक्सक्लूड कर दी गई हैं। अगर मैं बात करता हूं भारत से बाहर डेटा को ट्रांसफर करने की या क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर की, तो भारत के बाहर भी डेटा ट्रांसफर और प्रोसेस किया जा सकता है। सो डेटा लोकलाइजेशन के मामले में थोड़ा सा आपको लिबरल यहां पे ये कानून दिखेगा। एंड इसका सीधा पर्पस ये है कि बाहर से जो कंपनीज भारत में ऑपरेट करने आती हैं उनको प्रोत्साहन मिले। दे शुड नॉट बी स्केर्ड अवे फ्रॉम डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स इन इंडिया। बट देयर इज अ कैच, द गवर्नमेंट कैन एनी टाइम, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एनी टाइम ब्लैकलिस्ट एनी कंट्री एंड से दैट नहीं, यहाँ पे इस कंट्री में मेरा डेटा अब नहीं जाना चाहिए प्रोसेस होने के लिए, कलेक्ट होने के लिए। सो इट विल रिलीज अ लिस्ट ऑफ कंट्रीज वेयर द डेटा इज प्रोहिबिटेड टू बी टेकन। तो आगे जाते हुए पाकिस्तान, चाइना, कोई भी ऐसी देश हो सकता है जिसमें आप रोक लगा सकते हो इसके ऊपर। दिस इज कॉन्ट्ररी टू द अप्रोच दैट इज अप्लाइड बाय द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन क्या अप्रोच लगाता है? व्हाइट लिस्ट का अप्रोच लगाता है।
हमने कौन सा अप्रोच लगाया? ब्लैक लिस्ट का अप्रोच लगाया, जिसमें हमने कुछ कंट्रीज को मना कर दिया कि यहां पे डेटा नहीं भेजेंगे। ईयू लगाता है व्हाइट लिस्ट का अप्रोच। ईयू कहता है कि मैं कुछ ही सभी कंट्रीज में डेटा बेचने से मना कर रहा हूं एक्सेप्ट फ्यू कंट्रीज। तो मैं कुछ अच्छी कंट्रीज का नाम यहां लिस्ट आउट करूंगा, यूरोपियन यूनियन कहता है, और उन कंट्रीज में आप डेटा ले जाके प्रोसेस कर सकते हो। एक और पॉइंट इस बिल के अंदर कहा गया है कि बाकी प्रोविजंस कुछ लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, अगेन एग्जेम्पशंस। तो सर्टन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस दे वोंट अप्लाई टू सर्टन स्पेसिफिक केसेस। कौन से केसेस में? ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए अगर पुलिस अथॉरिटीज या कोई ऑथराइज्ड गवर्नमेंट की ऑथराइज्ड एजेंसी अगर आपके पर्सनल डेटा को ले जाती है तो कोई राइट्स नहीं है। एनफोर्समेंट ऑफ लीगल राइट्स, processing by government entities for security and research purposes, another big exemption has been given, and this exemption is again a point of concern because आप प्राइवेट एजेंसियों से और प्राइवेट डेटा फिड्यूशरी से आपके पर्सनल डेटा को तो प्रोटेक्ट कर रहे हो, लेकिन सरकार से कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है आपको, क्योंकि सरकार ने अपने आप को यहाँ पे एग्जेम्पशन दी हुई है। इसके अलावा देयर इज अ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, यानी कि इंस्टीट्यूशनल मेजर्स भी यहाँ लिए गए हैं। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया गया है जिसके एक चेयरपर्सन होंगे और बाकी 2 मेंबर होंगे, ठीक है। सो दे विल बी अ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस ऑफ दिस ऑफ दीज स्टैट्यूट एंड दीज सेक्शंस। द बोर्ड विल ऑल्सो हैव हियर द ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल एंड इट विल ऑल्सो इम्पोज द पेनल्टीज। तो इस कानून के अंदर अगर डेटा ब्रीचेस होते हैं तो पेनल्टीज का भी प्रावधान है, पेनल्टीज का भी प्रोविजंस हैं। यहां से अगर आपको कोई अपील लेके जानी है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की तरफ से आपको कोई पेनल्टी लग गई, आपने उसको अपील करना है, तो आप TDSAT यानी टेलीकॉम डिस्प्यूट एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास, टेलीकॉम डिस्प्यूट एंड सेटलमेंट एपेलेट ट्रिब्यूनल TDSAT के पास लेके जा सकते हो उसे। इसके अलावा चिल्ड्रन के बारे में भी बताया गया है कि चिल्ड्रन का जो डेटा है उसको मिसयूज करना, उसको प्रोसेस ना करना, दिस इज ऑल्सो एन ऑफेंस। सॉरी, मिसयूज करना या बिना कंसेंट के, उनके गार्डियन के कंसेंट के प्रोसेस करना भी ऑफेंस है। इस कानून में कई सारी पेनल्टीज हैं, ठीक है। अगर आप नॉन कंप्लायंस करते हो तो 200 करोड़ से 250 करोड़ तक, अप टू, मतलब अपर लिमिट इज 200 करोड़ इन केसेस ऑफ चिल्ड्रन वाला डेटा एंड 250 करोड़ इन केसेस ऑफ अदर डेटा, आपको पेनल्टी लग सकती है। तो ये इसके प्रावधान थे। अब आपको कंसर्न्स पता है, क्योंकि मैंने बता ही दिए साथ साथ स्टेट को कुछ एग्जेम्पशंस मिली है, और अगर स्टेट को एग्जेम्पशंस मिली है तो गवर्नमेंट इसका मिसयूज कर सकती है। हमेशा एक पॉसिबिलिटी तो रहती ही है, तो पॉसिबिलिटी आप हाईलाइट करोगे। कंसेंट और पर्पस का लिमिटेशन है स्टेट बेनिफिट्स में, सर्विसेज में, लाइसेंस सर्टिफिकेट्स के लिए। तो प्रिंसिपल ऑफ पर्पस लिमिटेशन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पे आपने बता दिया कि स्टेट बेनिफिट या सर्विसेज, इट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। अब इसमें किसी भी पर्पस के लिए मैं डेटा कलेक्ट करूं, मैं कह सकता हूं कि मैं स्टेट पर्पस के लिए या सर्विसेज पर्पस के लिए उसे कर रहा हूं, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग से जो हार्म होता है, नुकसान होता है, जैसे फाइनेंशियल लॉस, आइडेंटिटी थेफ्ट, एक्सेसिव सर्विलेंस, उसको काउंटर करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यानी पहला स्टेप जो डेटा ब्रीच है, बस उसके बारे में बात हो रही है, लेकिन उससे आइडेंटिटी थेफ्ट से जो मुझे फाइनेंशियल नुकसान हुआ है या मेरी रेपुटेशन खराब हुई है, मान लीजिए कि अगर मेरी पर्सनल इमेजेस, पर्सनल फोटोज लीक हो गई हैं, तो उससे जो मुझे डैमेज होगा उसके बारे में यहाँ पे कोई भी बात नहीं कही गई है। इसके अलावा राइट टू बी फॉरगॉटन की मैंने पहले भी बात की, तो उसको क्लैरिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो ये डेंजरस है, बिकॉज आप शायद EU वाला, यूरोपियन यूनियन वाला व्हाइट लिस्ट अप्रोच अपनाते तो बेहतर रहता। फ्रेंडली ज्यूरिसडिक्शंस आइडेंटिफाई करके ये कहते कि सिर्फ यहाँ पे डेटा ले जाना है तो शायद बेहतर रहता। इसके अलावा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के अंदर जिन लोगों को आप अपॉइंट करने वाले हैं, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ही अपॉइंट करने वाली है, और दूसरा कि 2 साल 2 ईयर्स के लिए उन्हें अपॉइंट किया जाएगा, जो एक शॉर्ट टर्म मानी जा सकती है। चिल्ड्रन डेटा प्रोसेसिंग का भी यही बात है कि चिल्ड्रन की डेफिनेशन यहाँ पे 18 ईयर्स दी गई है, बट इंटरनेशनल नॉर्म्स की बात करें तो 13 साल 16 साल, इट डिपेंड्स। एज ऑफ कंसेंट भी डिफरेंट है, तो किस तरीके से चिल्ड्रन के डेटा को आप इंटरनेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मैनेज करेंगे वो भी देखना है। कुछ चीज़ें अनक्लियर हैं, जैसे गाइडलाइंस फॉर डेट्रीमेंटल इफेक्ट, कौन सा डेटा या कौन सा डेटा के प्रोसेसिंग बच्चों की वेल बीइंग पे डेट्रीमेंटल हो सकता है, इसको डिफाइन करना मुश्किल है, ठीक है। तो इसीलिए आप ये देखेंगे कि देयर इज सम वेगनेस दैट इज रिक्वायर्ड, और ये वेगनेस थोड़ी सी डेंजरस है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
जो बात यहाँ पे कही गई है वो आरटीआई एक्ट के तहत है। अब आरटीआई एक्ट के अंदर जो एक्सेप्शन होता है, एंड दैट एक्सेप्शन इज पर्सनल डेटा ऑफ द पर्सनल डेटा और प्राइवेट डेटा ऑफ इंडिविजुअल्स, आरटीआई के अंदर डिफाई किया जा सकता है, मना किया जा सकता है कि नहीं भाई हम आरटीआई के अंदर ये डेटा नहीं दे सकते क्योंकि इससे किसी की प्राइवेसी वायलेट होगी। इन दैट केस इट इज एन एक्सेप्शन। बट ये जो कानून है, ये कानून इस आरटीआई एक्ट को डाइल्यूट कर सकता है। ठीक है, तो कई बार आप कह सकते हो कि नाउ अर्लियर व्हाट यूज्ड टू बी सीन कि क्या पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा है या प्राइवेसी ज्यादा है, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या प्राइवेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इसका बैलेंस देखा जाता था इंफॉर्मेशन देने से पहले। अब इसे आउटराइटली मना भी किया जा सकता है क्योंकि कंसेंट ही नहीं दिया, खास तौर पे डिजिटल डेटा की अगर बात हो तब। तो आगे जाते हुए इस एक्ट के साथ हमें क्या करना चाहिए, बेहतर और क्लियर डेफिनेशंस ऑन रूल्स देने चाहिए। जब रूल्स आएंगे उसमें क्लैरिफिकेशंस देने चाहिए, बेहतर कंसेंट रूल्स देने चाहिए कि पीपल शुड नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग विद द डेटा। तो प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर होना चाहिए कंपनीज या डेटा फिडुशरीज की तरफ से। जो एग्जेम्पशंस दिए गए हैं उसे बैलेंस करना चाहिए, उसे क्लियरली डिफाइन करना चाहिए। गवर्नमेंट को ब्लैंकेट प्रोटेक्शन यहां पे नहीं मिलनी चाहिए। डायरेक्टली जो प्रॉब्लम्स डील होती हैं, है ना, जैसे मालवेयर आपके अगर डेटा लीक हो गया तो उससे आपको क्या नुकसान होगा उसको कंपनसेट करने के लिए भी यहां बात होनी चाहिए, जैसे हमने हार्म प्रिंसिपल की बात की। और अक्रॉस द कंट्रीज के लिए हमारी स्ट्रॉन्ग रूल्स रेगुलेशंस होनी चाहिए और रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन की। जहां जहां हमें डेंजरस लगे वहां वहां डेटा को जाने से हमें रोकना है। तो इस तरीके से आप इसमें सजेशन भी दे सकते हो। इस एक्ट में और भी डिस्कशंस होंगे आगे, जैसे जैसे इसके ऊपर डिस्कशंस होते रहेंगे। We'll be covering more and more topics or more and more subtopics under this act as and when discussion unfurls.